वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आपकी आरसीसी ख़त्म हो गई थी, आपकी आरसीसी हो रखी है, ठीक है। जिनको अगर देखना है जाके दोबारा से वो जाके पिछली क्लास में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई सारी वीडियोस देख ले, और जो लोग कल का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हो जाके कर लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और सारे लॉजिकल वाले क्वेश्चन थे, कैसे होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। आरसीसी का बहुत ही बढ़िया सा था वो कल का क्वेश्चन सारे, ठीक है। बहुत लोगों का ये था कि सर इरिगेशन करना है, कई लोगों का था, मोस्टली लोगों का यही था कि सर इरिगेशन करा दीजिए, तो पहले इरिगेशन ही आज कराएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। आज ये और लोग जुड़ जाइए जितने लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। अभी आज केतन सर नहीं आ पाएंगे, ठीक है, तो केतन सर की जो क्लास होगी वो शाम को होगी, ठीक है, जो भी उनका है। और अब आज अभी पढ़ेंगे हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन क्या है, कैसे है, क्या सब्जेक्ट है, इसका वेटेज क्या है, उनको देखना है अभी। तो जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है आपकी एसएससी जेईई में इसका वेटेज बहुत ही खास नहीं है, बट देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। आपके एग्जाम के लिए कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिससे अगर आपको कुछ समय ही पढ़ने पे अगर 1-2 नंबर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एसएससी जेईई के हिसाब से ये 1 से 2 मार्क्स, 1 के 2 मार्क्स कैरी करता है, 1 से 2 मार्क्स तक ये कैरी करता है, आता ही आता है कुछ ना कुछ। अब बात करते हैं ये पढ़ते क्यों है सब्जेक्ट, इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक सिविल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर का काम कि कोई भी जो भी ह्यूमन सोसाइटी है, जो भी हम ह्यूमन है, ठीक है, उसके लिए चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे चलने के लिए हो, चाहे खाने पीने से लेके हर एक चीज का जो ख्याल रखता है वो सिविल इंजीनियर रखता है, ठीक है। तो मान लीजिए खाने के लिए क्या चाहिए आपको, खाने के लिए आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो खाना कहां से आएगा, वो जो आपका फूड है कहां से आएगा, तो क्रॉप से आएगा। तो क्रॉप कहां पे होगा, क्रॉप होगा आपका फील्ड में। तो मान लीजिए कोई भी फील्ड है, यहां पे आपको क्रॉप उगानी है, यहां पे आपको क्रॉप उगानी है। तो क्रॉप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको देखना होगा। तो सॉइल के बारे में आप लोग पढ़ते ही हो, ठीक है। सॉइल सिंपल सी बात है, वो कैसा सॉइल है, क्या है, वो इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव होता है, वो आप पढ़ते हो। दूसरी चीज, इसमें वाटर की सबसे ज्यादा जरूरत है, बिना वाटर के होना नहीं है, आपको भी पता है वाटर कितना चाहिए। अब ऐसा होता है कि मान लीजिए देखे होंगे खेतों में लोग ऐसे ही अंधाधुंध पानी चला देते हैं तो खेत बर्बाद हो जाते हैं। कई लोग कम पानी आता है इसकी वजह से खेत बर्बाद हो जाती है। तो जो भी हमारी फसल है, जो भी हमारी क्रॉप है, उसको एक्चुअल में वाटर डिमांड कितनी है, एक्चुअल में वाटर की नीड कितनी है, इसी को इस पूरे सब मतलब जो भी हमारा इसका बिहेवियर है क्रॉप का, कितना पानी चाहिए कितना पानी नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा जो इंजीनियरिंग आप करते हो, इस पे जितना भी आप लोग माथापच्ची करते हो, पूरा का पूरा इरिगेशन इंजीनियरिंग में होता है। अब बात करते हैं कि ये कहां से आएगा, बस समझिए सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इरिगेट करना है इसको क्या करना है, सिंचाई करनी है अगर, तो आपको सिंपल सी बात है वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो वाटर कहां से लेकर आओगे, तो सिंपल सी बात है, जो नेचुरली फिनोमिना होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश वगैरह होता है, वो अलग चीज है, लेकिन इसको कहां से ले आओगे, कोई हमारा मेन सोर्स होगा। मान लो ये नदी है, मेन रिवर है, मेन रिवर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से कोई कैनाल वगैरह, डैम वगैरह डिजाइन करना पड़ेगा, जिससे आपकी वाटर क्या हो, वहां पे रहे। और उस डैम के हिसाब से आप क्या करो, कैनाल के माध्यम से और सब्सिडरी के माध्यम से कैसे भी यहाँ पे आप क्या करते हो, पानी भेजते हो। तो ये पूरा फिनोमिना, चाहे आप यहां से कैसे पानी लेकर जा रहे हो, यहां पे क्या होगा, पानी की रिक्वायरमेंट ऐसे कैसे जा रही है, किस तरीके का कैनल डिजाइन होगा, वो अर्देन होगा, आर्टिफिशियल होगा या नेचुरल होगा, ये पूरा का पूरा स्टडी आप किस में करोगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग में करोगे। क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपको टाइप्स ऑफ इरिगेशन टेक्निक, ठीक है। इरिगेशन टेक्निक के बारे में यहां पे हम लोग पढ़ेंगे आज, इरिगेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप इरिगेशन करते हो।
तो सबसे पहला आता है वो होता है फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग समझते चलेंगे पूरा। जैसे मेरा ये खेत है, समझो ये मेरा खेत है, इस खेत को सिंचाई कैसे करें, कितने टाइप से हम सिंचाई कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ना है और क्वेश्चन यहां से आते भी हैं। तो फ्री फ्लडिंग का क्या है, नाम ही है फ्री। फ्री मतलब खुला हुआ, बिल्कुल स्वतंत्र है वो, और फ्लड करने के लिए, पानी पूरा बाढ़ लाने के लिए सफिशिएंट है। तो यहां पे क्या होता है, कहीं मान लो मेन सोर्स जा रहा है, ये मेरा सोर्स है, वाटर सोर्स कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं कैनल है, कैनल से डायरेक्ट यहां से हम क्या करें, किसी नाली के थ्रू, सब्सिडरी के थ्रू हम यहां पे पानी खोल देते हैं, और इस पानी के फ्लो पे, फ्लो ऑफ वाटर पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल। जो ये पानी यहां पे आप खोले, ये पूरा क्या करेगा, पूरा फ्लड करता रहेगा। इस तरीके की टेक्निक आप देख रहे हो, यहां पे आपने खोल दिया, पानी पे कोई कंट्रोल नहीं है, पूरे खेत को, पूरे एरिया को क्या कर देगा, ये सींच देगा, पूरा इरिगेट कर देगा। इसे क्या बोलते हैं, इस टाइप के इरिगेशन को बोलते हैं फ्री फ्लडिंग। एक नाम से और जाना जाता है इसे ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ऑर्डिनरी का मतलब ये पहले से ही चलता आ रहा है, इसमें कोई भी टेक्निक नहीं यूज करते हो आप, कोई भी ऐसा टेक्निक जिससे हम पानी को रोक पाए, कोई भी टेक्निक यूज नहीं किया जाता है, ये पहले के जमाने से चलते आ रहा है, इसीलिए फ्री फ्लडिंग, ठीक है, या फिर इसको ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी कहा जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं भाई। दूसरा है आपका बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग। इसमें क्या, ये भी फ्लडिंग करा रहे हो आप, ये भी फ्लडिंग करा रहे हो, बस काम क्या है आपका, बॉर्डर बनाते जा रहे हो। मतलब कि कोई बाउंड्री आपने बनाया, मान लीजिए ये मेरा खेत है, कोई एरिया है, दो बाउंड्री मैंने बना दी, इसके बीच में क्या है, मेरा क्रॉप है, इसके बीच में क्या है, मेरा क्रॉप है। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे अगर मैंने पानी दिया, यहां पे जब मैंने पानी यहां से आप दे रहे हो, ठीक है, यहां से मान लेते हैं, यहां से जब पानी दे रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरे को इरिगेट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बाउंड्री से ये इधर चला जाए या इस बाउंड्री से इधर चला जाए, मतलब फ्लडिंग अब भी करा रहे हो, लेकिन क्या है, एक बॉर्डर आपने दोनों साइडों में दे दिया ताकि पानी आपकी इधर या इधर न जाए, पानी आपकी इधर या इधर न जाए। बात क्लियर है। तो इस तरीके के फ्लडिंग को बोला जाता है, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग। हाँ, बॉर्डर बना के फ्लडिंग करा रहे हो, यहां पे दोनों में बस इतना ही सिमिलरिटीज है कि क्या करते हो, इसमें बॉर्डर बना के फ्लडिंग करते हो। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किस खेत के लिए उचित है, तो ये दोनों के दोनों उस क्रॉप के लिए सफिशिएंट है, उस क्रॉप के लिए बढ़िया है जहां पे वाटर की नीड जो है वो क्या हो, मोर हो, सबसे ज्यादा हो। तो आप लोग अगर कोई होगा, बंगाल से होगा, यूपी से होगा, बिहार से होगा, या फिर और कहीं से होगा, तो उसको एक चीज पता होगा, जो राइस की खेती होती है, जो आपकी चावल की खेती होती है, धान बोलते हैं उसको, जो उसकी खेती होती है चावल की, ठीक है, राइस की अगर हम खेती की बात करें, ध्यान दीजिएगा, राइस की अगर खेती की बात करें तो आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरीके का आपका खेत होता है, और हमेशा जो राइस की जो हमारी खेती होती है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ वाटर रहता ही है, उसमें हमेशा वाटर रहता ही है। इतना वाटर रखा जाता है कि उस पे एल्गी तक लग जाए, इतना वाटर रखा जाता है एल्गी लग जाए। जब किसानों से आप जाकर पूछोगे कि एल्गी क्यों है, तो कहेगा जिस खेत में एल्गी लगी हुई है, राइस की क्रॉप में अगर एल्गी लगी हुई है, उस राइस की जो फसल होगी सबसे बढ़िया होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो राइस की जो खेती होती है ये फ्री फ्लडिंग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? फ्री फ्लडिंग के द्वारा। तो याद रखिएगा, जहां पे वाटर डिमांड जहां पे ज्यादा हो पानी के लिए। उसके बाद से आपका आता है, अब यहां पे बात करें बॉर्डर स्ट्रिप किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बॉर्डर स्ट्रिप जिसकी हमें जरूरत है कि हमें मतलब एक बॉर्डर वाला सिस्टम लगाया जा सके, जैसे कि चारा। आपको पता है जब चारे की जो खेती होती है उसमें पानी बहुत ज्यादा डेप्थ तक नहीं दिया जाता है, लेकिन उसमें पानी हमेशा देना पड़ता है, बार बार देना पड़ता है। मतलब उसमें बॉर्डर स्ट्रिप बनाना ही पड़ेगा आपको, कुछ एरिया को डिवाइड करके। आप अगर देखे होगे तो ये देखे होगे कि कुछ स्ट्रिप बना देते हैं और इसमें क्या करते हैं, चारा लगा हुआ है और बार बार इसमें वाटर आप देते रहते हो। तो चारे के खेती में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं, चारे के खेती में ठीक है कौन सी यूज की जाती है? बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग। ठीक है, साग आप
सही है, सही चल रहा आप लोगों का। मैं इधर पढ़ा रहा हूं, आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करिए आप लोग, ठीक है। बढ़िया से पढ़ लेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा ना। अभी प्यार मोहब्बत कर लीजिए, पूरी जिंदगी फिर पछताइए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए किसी के मतलब उस पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, सबका अपना अपना मन है। हो सकता है उनको जॉब नहीं चाहिए होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर हो सकता है वो डिस्टर्ब करने के लिए ही आए हों, यह भी हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए आए हों वो लोग। तो जरा समझिए, इन लोगों से जितना दूरी बना के रखेंगे आपके लिए फायदा है, ठीक है। चलिए अगला है चेक फ्लडिंग। तीसरा है आपका चेक फ्लडिंग। समझो, देखो यहां पे फ्लडिंग कहने का मतलब यह है कि आप पानी खोल दिए, ठीक है। पानी मतलब जैसे ये हमारी बाउंड्री है, मैं अभी एक मोटा मोटी फ्लडिंग का मतलब समझा दे रहा हूं। तो जिस एरिया में आपने फ्लडिंग कराना है, जिस एरिया में भी आपको पानी की सिंचाई करनी है, वहां पे आप अथाह पानी भेज रहे हो। कितना पानी भेज रहे हो? बिना मर्जी के पानी भेज रहे हो सकता है वो आपका कितना भी सेंटीमीटर जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। पानी खोल दिया, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा किया, पूरा मतलब भर देना, खेत को पूरा भर देना, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा बढ़िया से भर देना, उस तरीके के तरीके को फ्लडिंग बोलते हैं। अब उसमें आपने क्या किया? फ्री फ्लडिंग, मतलब इसके बाउंड्री नहीं लगाया हुआ, फ्री फ्लडिंग करा दिए। पता चला कई एकड़ जमीनें हैं, वो पूरा फ्री फ्लडिंग हो रही है, पूरा कई एकड़ की जमीनें क्या हो रही है? इरिगेट हो रही हैं, वो फ्री फ्लडिंग हो गई। चेक स्ट्रिप फ्लडिंग, बॉर्डर स्ट्रिप में क्या किया हमने? एक बॉर्डर बना दिया, स्ट्रिप बॉर्डर बना दिया, उसमें हमने फ्लडिंग करा दिया। अब इसमें क्या है? चेक फ्लडिंग, नाम में ही लिखा हुआ है चेक फ्लडिंग। इसमें क्या करते हैं जरा देखिएगा, इसमें चेक फ्लडिंग में क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये मेरी कोई एलिवेशन है, यहां पे देखते होगे जैसे कि कई जगह पे क्या होता है, उबड़ खाबड़ जमीनें होती हैं, वहां पे हमने क्या किया, यहां पे कुछ इस तरीके का बना दिया, कुछ यहां पे हमने क्या बना दिया, और इसमें हमने क्या किया, यहां पे हमने फ्लडिंग करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके की फ्लडिंग को बोला जाता है, इस तरीके के सिस्टम को बोला जाता है चेक फ्लडिंग। इस तरीके की क्या बोला जाता है? चेक फ्लडिंग, ठीक है। इस तरीके को बोला जाता है चेक फ्लडिंग। चौथा है बेसिन फ्लडिंग। अब ये बेसिन फ्लडिंग क्या है? तो देखिए, मान लीजिए ये कोई डिच आ रही है, डिच मतलब हिंदी में बोला जाता है क्यारी। डिच मतलब क्या बोला जाता है? क्यारी। क्यारी का मतलब ये होता है कि ऐसे समझिए कि कोई नाला, जैसे कि आप लोग शहर में होगे तो देखे होगे नाला तरीके का होता है, इसी तरीके से एक डिच होता है, ठीक है। एक नाली ही होती है, ऐसा समझो एक नाला ही टाइप का होता है, ठीक है, डिच। इसमें क्या करते हैं, ये मेरी क्या है? मेन डिच है, मेन सप्लाई डिच। इस मेन सप्लाई डिच से क्या करते हैं कि एक हमने क्या किया, यहां पे खोल दिया और यहां से एक सब्सिडरी डिच बना दिया। यहां पे क्या किया? सब्सिडरी डिच बना दिया। ये किसके लिए होता है? जैसे कि प्लांटेशन हुई है, कोई आम का पेड़ लगा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से घेर देते हैं। तो मेन डिच से आपकी क्या हुई? सब्सिडरी डिच में जाएगी, और सब्सिडरी डिच जाके क्या करेगा, आपका यहाँ पे जो भी आपके प्लांट है उसको क्या करेगा? इरिगेट करेगा। ऐसे ही मान लो यहाँ पे हमने खोल दिया, यहाँ पे मेरा कोई प्लांट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फायदा क्या होता है कि आप देख रहे हो कि इसे आप इरिगेट नहीं कर रहे हो, इस पोर्शन को आप क्या कर रहे हो? छोड़ दे रहे हो, और जरूरत भी नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे मान लो कोई आम का ही जो मैंगो ट्रीज होते हैं, मैंगो ट्रीज सभी को पता होगा, इसलिए मैंगो ट्रीज का उदाहरण दे रहा हूं मैं। मान लो आपको यहाँ पे मैंगो ट्रीज बनानी है, यहाँ पे आपको उगाना है, तो वहां पे आप क्या करोगे? प्लांट लाओगे, लगा दोगे। कुछ दूरी पे लगाया जाता है, तो देखे होगे कुछ इतना आप क्या करते हो? मिट्टी भर देते हो। कुछ इतना क्या कर देते हो? मिट्टी भर देते हो। मिट्टी भरने के बाद से यहाँ पे उसके किनारे कुछ खुदाई होती है, उसके किनारे क्या होती है? कुछ खुदाई होती है। और जो मेन डिच जाता है, उससे क्या करते हैं? कुछ ऐसे आप क्या कर देते हो? जगह दे देते हो पानी जाने के लिए। सभी ने देख रखा होगा, कभी बागवानी में जाना, जहां पे बागवान वगैरह होता है, वहां पे ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? केतन सर की क्लास होगी 6 बजे से क्लास है उनकी, ठीक है, 6 PM से उनकी क्लास लगेगी। इतना समझ में आया? मतलब कोई मेन डिच है, मेन डिच से क्या किया मैंने? एक सब्सिडरी डिच बना दिया। क्या बना दिया? ये क्या है मेरा? सब्सिडरी डिच है। ये मेरा क्या है? सब्सिडरी डिच है। किनारे खुदाई कर देते हैं, वहां पे क्या कर देते हैं? मेन डिच से पानी को प्रवाह कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ? आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है?
फायदा डियर ये है कि हमें जितने को इरिगेट करना है, जितने पानी को जितने हमारे एक ही प्लांट है, एक प्लांट को अगर मुझे इरिगेट करना है तो मान लो एक प्लांट कहीं यहां लगा होगा दूरी पे, तो यहां पे भी हमने वही सेम काम किया, वहां पे भी हमने क्या किया, सेम काम किया। तो यहां पे हमें पानी देने की जरूरत नहीं है, यहां पे हमें पानी देने की जरूरत नहीं है। तो हमें पानी क्या हुई, हमें यहाँ की अगर फ्री फ्लडिंग कराते तो यहाँ पे भी पानी जाता, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पानी हमारा क्या हो गया, बच गया, तो हमारे किसी और काम में वो पानी आ जाएगा। तो इस टाइप के इरिगेशन को बोला जाता है बेसिन फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग। उसके बाद से आपका नेक्स्ट आता है फैरो फ्लडिंग। फैरो पहले ही ठीक है, कोई नहीं, आप लोग आपसी जो बातें हैं प्लीज ना करें तो बढ़िया है। यहां जो क्लास चल रहा है उससे आप लोग रिलेटेड बात करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद से आता है आपका पांचवा फैरो। याद रखना इसको बोला जाता है फैरो, फैरो फ्लडिंग, ठीक है सर, फैरो इरिगेशन, समझना। अब यहां पे फ्लडिंग नहीं करा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्लडिंग करा दिए काम आपका हो गया। यहां पे जो हमारा फैरो, यहां पे स्पेलिंग गलत है, जो हमारी फैरो इरिगेशन होता है इसमें क्या करते हैं आप लोग देखे होंगे, जब आप जैसे कि कैसे मैं बताऊं, ऐसे समझो, मान लो आपने क्या किया, यहां पे मिट्टी डाल के, ठीक है, यहां पे आपने गड्ढा कर दिया, यहां पे मिट्टी डाल दिया, ठीक है, और यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आपकी प्लांट यहां पे, आपकी प्लांट यहां पे, जैसे मक्के वगैरह में देखे होगे, आई थिंक मक्के वगैरह में होता है ये, ठीक है। आपने यहां पे कर दिया, बीच में एक हल्का सा, बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं होता है, आई थिंक इतना बहुत सफिशिएंट है, 6-7 इंच क्या करते हो अंदर तक आप यहां पे एक गड्ढा दे देते हो। मतलब यहां पे क्या किया, आप ऐसे समझो ये पूरा एक बना हुआ है, इसमें हर जगह क्या हुई है, प्लांट आपकी लगी हुई है, यहां पे दे दिया। तो यहां पे क्या बनाया आपने, फैरो, इसमें आपने क्या किया, पानी डाला। सेम चीज यहां पे भी होगा, यहां पे भी आपका क्या होगा, प्लांट होगा, यहां पे आपने पानी दे दिया। तो यहां पे आपने जो फैरो बनाया, यहां पे आपने जो फैरो बनाया, इसको बोला था फैरो, इसको बोला जाता है फैरो। तो जो आपने फैरो बनाया और पानी यहां से दे रहे हो, ठीक है, इस टाइप के इरिगेशन को बोला जाता है फैरो इरिगेशन। इस टाइप को क्या बोला जाता है, फैरो इरिगेशन। क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। अब रफ कर दे रहा हूं मैं इसे। फैरो इरिगेशन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप की प्लांटिंग है ये, ठीक है, तो कुछ ऐसे है, समझ जाना इसको। उसके बाद से आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका करुगेशन इरिगेशन। आलू की खेती देखिए वो करते हुए, आलू की खेती कैसे होती है, यहां पे आपका फैरो का एडवांस है, ये फैरो का एक एडवांस है। फैरो का एडवांस कैसे है, जो फैरो हो रहा था मेरा फैरो हो रहा था, आपने क्या किया, इधर पानी दिया, इधर, फिर से आप इधर पानी दे रहे हो, इसी का एडवांस वर्जन है। यहां पे मैं दिखा रहा हूं कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपने क्या बनाया, यहां पे आलू की खेती कर दिया, यहां पे आपने आलू की खेती कर दिया, यहां पे आपने आलू की खेती कर दिया। तो आप देखोगे आलू की खेती ऐसे नहीं होती है, कुछ ऐसा सिस्टम बना रहता है कि यहां पे इसकी बाउंड्री यहां से टच करती है, फिर इसकी ऐसे टच होती है। पानी आपने यहां से दिया, पानी कुछ ऐसे होके जाती है, पानी कुछ ऐसे होके जाती है। तो यहां पे आपका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां पे होता है आपका एंड पॉइंट। इस टाइप के इरिगेशन को, आलू की खेती, जो पोटैटो की खेती होती है, वो आप लोग अगर देखोगे तो कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है। यहां पे पानी खोल देते हो, यहां पे आप लोग पानी दे देते हो, फिर पानी कुछ ऐसे आपकी राउंड शेप में होते हुए चली जाती है। ये क्या है, फैरो का ही थोड़ा सा एडवांस है। यहां पे फैरो क्या था, फैरो बस यहीं तक जाता था, फैरो यहां से गया फिर यहीं तक जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, यहां गया, फिर यहां से पानी मुड़ के इधर आया, फिर इधर मुड़ के इधर गया। इस टाइप के इरिगेशन को बोला जाता है करुगेशन इरिगेशन। क्लियर है, क्लियर है यहां तक सभी का। अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्प्रिंकलर से ही आया हुआ है अभी तक। स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, आप इसमें एक चीज समझिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन में, स्प्रिंकलर इरिगेशन इस टाइप का इरिगेशन है जिसमें आप समझने की कोशिश करना क्या है कि इसमें जाल बिछाई जाती है।
पाइप्स की जाल बिछी रहती है। जो हमारा फील्ड है, फील्ड के अंदर अंदर क्या लगा रहता है? पाइप्स। एक तरीके से कह सकते हो कि पाइप का जाल है वो, और इस जाल में से कुछ हमें यहाँ पे दे दिया जाता है ओपनिंग, और इस ओपनिंग से कनेक्ट किया जाता है स्प्रिंकल, उसको बोला जाता है स्प्रिंकल। कैसा होता है ये? यहाँ पे इसका ओपनिंग है, यहां से पानी फेंकना स्टार्ट करता है और ये चारों तरफ पानी फेंकता है। जैसे कि मान लो ये है पाइप की लाइन यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे मैंने स्प्रिंकलर लगा दिया और यहाँ पे एक ओपनिंग लगी रहती है जो घूमता रहता है बार बार, और फुहारा की तरह ये क्या करता रहता है? फेंकता रहता है पास पास के जमीनों को, और पास पास के जमीनों को क्या करता है? ये इरिगेट करता रहता है। यहाँ पे भी लगा होगा, बहुत सारे खेतों में लगा रहता है, आप लोगों सभी ने ये देख रखा होगा। जैसे कि पार्क वगैरह में जब जाते हो तो देखे होगे कुछ ऐसा सिस्टम लगा रहता है जिसमें पानी का फवारा पास पास में ही घासों को इरिगेट करने के लिए लगा रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, वही नोजल बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नोजल अलग चीज होती है। ठीक है, नोजल अलग चीज होती है, उसको स्प्रिंकलर बोला ही जाता है। यहाँ पे जो होता है स्प्रिंकलर ही होता है, नोजल अलग चीज है। नोजल अलग चीज है जो कि आपका वो जो पंपिंग सेट वगैरह होता है उसमें नोजल लगा रहता है, जो कि पानी जो हमारी फ्यूल होती है, फ्यूल को छिड़कने का काम करता है, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। इसको स्प्रिंकलर बोला ही जाता है। बात क्लियर है? इसीलिए इसको बोला जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। चलिए इसको देखिए, ये कहां पे यूज होगा? भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो कोई कारण होगा ना पैसा खर्च करने का। क्यों इतना पैसा खर्च किया आपने? सिंपल सी बात है, आप देखो इसको यूज करना डिफिकल्ट नहीं होगा। ये पाइप है, कोई यहाँ पे एक गंवार आदमी को बैठा दो जिसे कुछ नहीं पता है, क्या ये काम करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी। क्यों स्किल्ड? भाई सिंपल सी बात है, जिसको इस काम का जानकारी होगा वही तो काम कर पाएगा, तो स्किल्ड मैन पावर। दूसरी चीज ये है कि ये आप देख रहे हो फव्वारा का काम कर रहा है, तो उस क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है जिसे वाटर की नीड लेस हो, लेस वाटर नीड। मतलब ऐसी क्रॉप के लिए ये इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें पानी की कमी, पानी बहुत ज्यादा यूज ना करें, पानी कम यूज करें। तीसरा, आप यहां पे देखिए कि अगर मान लीजिए यहां की जो अगर सॉइल है, थोड़ी सी सॉइल का देखते हैं। अगर मेरी ये सॉइल है, इसकी परमेबिलिटी, अगर इसकी परमेबिलिटी हाई रही तो क्या होगा? पानी सिंपल सी बात है पर्कुलेट कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो फ्री फ्लडिंग करा दो, कुछ भी करा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि एलुवियल सॉइल क्या होती है? बहुत ही जल्दी से उसमें पानी क्या कर जाती है? पर्कुलेट कर जाती है। बात क्लियर है? या सैंडी सॉइल बोल सकते हैं इसको आप। अगर आप सैंडी सॉइल के लिए बोले तो पानी जल्दी से पर्कुलेट कर जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम अपनाएं कि हमारा इरिगेशन भी होता रहे, पानी भी बचत हो। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? फॉर सैंडी सॉइल, उस सॉइल जिसमें हमारी क्या हो? परमेबिलिटी हाई हो, परमेबिलिटी हाई। यहां पे लिख दे रहा हूं कि हाई, जिसकी परमेबिलिटी हाई होती है उसके लिए ये यूज की जाती है। ठीक है। चौथी चीज, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये राइस के लिए सही है? राइस के लिए इरिगेशन सही होगा? तो नहीं, राइस के लिए इरिगेशन सही नहीं होगा, क्योंकि वो आपको मैं बताया कि पानी की जरूरत होती है बहुत ही ज्यादा राइस में। तो नॉट सुटेबल फॉर राइस। राइस के लिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है। बात क्लियर है? यहां पे बात क्लियर है? सर बफरिंग हो रहा है क्या? एक बार देख लीजिए, बफरिंग हो रही है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बफरिंग नहीं हो रही तो सभी का सही है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है उनको समझिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है आपको। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस तो हैं, लेकिन क्या है कि आपको बहुत डेप्थ में भी जाके नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है मोटा मोटी। ठीक है, उसके बाद से आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या भाई? ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सेम फिनोमिना है,
पाइप इसमें भी लगा रहे हो, पाइप इसमें भी लगा रहे हो, लेकिन कहाँ पे, जमीन के अंदर। मान लो ये मेरी जमीन है, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरी प्लांट लगी हुई है, तो इसके अंदर पाइप बिछा दिया जाता है और पाइप की ओपनिंग दे दी जाती है, पाइप की ओपनिंग दी जाती है जमीन के अंदर ही। बात समझ में आ रही है? जमीन के अंदर ही आपने पाइप खोला और जहां पे आपकी प्लांट लगी हुई है वहां पे क्या करते हो, ओपनिंग दे देते हो। इस टाइप के इरिगेशन को बोला जाता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन आप खुद सोच के देखो, ये क्यों लाए आप, तो ये कहां के लिए सुटेबल है, जमीन के अंदर ही क्यों पानी बहवा रहे हो आप लोग, तो इसलिए क्योंकि इवोपरेशन लेस हो, इवोपरेशन हो ही ना के बराबर हो, तो इसमें यही होता है, इवोपरेशन क्या होता है, लेस होता है, जहां पे यहां पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ, डायरेक्ट रूट में पानी देते हैं, वही बात मैं कह रहा हूं, डायरेक्ट रूट में पानी दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन में। अगला है आपका क्वालिटी रिक्वायरमेंट, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ इरिगेशन वाटर। जो भी हम इरिगेशन के पर्पज के लिए वाटर यूज करते हैं उसकी क्वालिटी पैरामीटर कितनी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता दे रहा हूं, 6 बजे 6 PM पे 6 PM पे केतन सर की क्लास होगी। आज केतन सर की क्लास होगी, प्लीज मिस मत करना, आ जाना सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। आपको भी पता है कि यहां पे आने के चांसेस, जो केतन सर की अभी क्लास चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, तो आप लोग मिस मत करना। ठीक है, 6 PM से उनकी क्लास होगी। ठीक है, वो आ जाएंगे। पहला है पीएच वैल्यू। अब यहां से इंपॉर्टेंट चालू होता है, यहां से एक एक चीज बिल्कुल मेमोराइज करके रखिएगा। ठीक है, चलिए, पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो पीएच वैल्यू की जो रेंज होती है वो याद रखना। यहां पे आप लोग एक और पैरामीटर पढ़े हो, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैरामीटर पढ़े हो, ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैरामीटर पढ़े हो, समझ में आ रही है? तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैरामीटर्स अलग होती हैं और इरिगेशन वाटर जो खेतों में पानी दे रहे हो उसकी पैरामीटर्स अलग होती हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 6.5 टू 8.4 के बीच में होती है, 6.5 टू 8.4 के बीच में होती है। बात क्लियर है? और ये किसके लिए कभी कभी पूछ दे, किसको इंश्योर करती है, तो टू इंश्योर मेटालिक, ठीक है, बिहेवियर। ठीक है, मेटालिक बिहेवियर को हटाने के लिए, ठीक है, ये यूज होता है। ठीक है, या मेटालिक एक्टिविटी बोल सकते हो, सबसे बढ़िया वर्ड रहेगा एक्टिविटी, मेटालिक एक्टिविटी। दूसरा, पीएच वैल्यू याद रखना 6.5 से लेके 8.4 तक होती है, याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टीडीएस। टीडीएस आपको पता ही है, सबको ही पढ़ रखा है। टीडीएस मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ये लेस देन 2000 ppm। इसे ppm बोलो या mg पर लीटर बोलो, बात एक ही है। ppm बोलिए या mg पर लीटर बोलिए, बात एक ही है। तीसरा बड़ा है, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, याद रखना टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 2000। ठीक है, और पीएच वैल्यू 6.5 टू 8.4। अगला आता है रिलेटिव। तीसरा रिलेटिव, ये किसके लिए है, जो हमारी सोडियम कंटेंट है उसके लिए। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, ये सोडियम आयन क्या है भाई, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आता है एक SAR। ये क्या होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन, सोडियम रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो वैल्यू होती है SSR, ये कैसे होती है, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस डिवाइड बाई टोटल रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस डिवाइड बाई टू। ये होता है आपका SAR। और यहां से क्वेश्चन गेट IES
और जेई भर भर के आते हैं, भर भर के यहां से क्वेश्चन आते हैं एसएआर से सिर्फ। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। और ये क्या होता है, यह आपको सभी को पता है। तो एसएआर कितना रखना चाहिए वो आपको बताता है। ठीक है, इतना रफ कर दे रहा हूं, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोटल रूट है, ये 2 भी रूट के अंदर ही है। और ये कंसंट्रेशन ऑफ है Ca2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस। ठीक है, ये कंसंट्रेशन जो बड़े ब्रैकेट में आ जाता है उसको कंसंट्रेशन ऑफ जो भी है उसको कंसंट्रेशन ऑफ नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आता है एसएआर पे डिफाइन किया गया ये वैल्यू। तो एसएआर वैल्यू, ठीक है, और यहां पे है आपका क्लासिफिकेशन। यहां से क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं अभी तक। अगर मेरी एसएआर वैल्यू जो अभी लिखवाया हूं मैं, एसएआर इक्वल टू क्या लिखा था, Na प्लस, यहां लिख दे रहा हूं, कई लोगों को कंफ्यूजन होगा तो डिवाइड बाय रूट में Ca2 प्लस का कंसंट्रेशन प्लस Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2, ये पूरा अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद से जो वैल्यू अगर 0 से 10 रही, याद रखना, याद रखने का तरीका पहला 0 से 10 होती है, इसको बोला जाता है S1, नाम बताऊंगा मैं अभी बता दूंगा। और ये एक वैल्यू होती है 0 से 10 से 18, 10 से 18, और एक वैल्यू होती है 18 से 26, और एक वैल्यू होती है 26 से ज्यादा, 26 से ज्यादा। मतलब एसएआर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है S2, ये होती है S3 और ये होती है S4। आपको क्या देख के लग रहा है, ये S1 की वैल्यू अगर मेरी एसएआर की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है, मतलब ये वैल्यू 10 से कम है, मतलब सोडियम कितना होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी होगी, कम होगी। तो S1 को बोला जाता है लो सोडियम वाटर, लो सोडियम वाटर। समझते जाइए, कमेंट बाद में करेंगे सर देख लो पहले यहां पे। उसके बाद से H2 होता है मीडियम सोडियम वाटर। उसके बाद से आता है आपका हाई सोडियम वाटर। उसके बाद से आता है वेरी हाई सोडियम वाटर। अब आपको क्या लग रहा है, मैं कहा कि सोडियम वाटर को हमें कंसंट्रेट करना है, उसी को हमें रखना है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा S4 होता है, अगर मेरी एसएआर की वैल्यू 26 से ज्यादा रही, एसएआर की वैल्यू अगर 26 से ज्यादा रही, इस तरीके के इरिगेशन वाटर को हम यूज में नहीं लेते हैं। नॉट SO4, यहां पे लिख दे रहा हूं, SO4 इज नॉट यूज्ड फॉर, not adopted for irrigation purpose। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। ये 3 है, इनको आप ले सकते हो, लेकिन S4 को आप नहीं लेकर चलोगे। ठीक है, S4 को लेकर नहीं चलेंगे, क्लियर है। S4 को बस नहीं लिया जाता है। मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे कि कह देगा कि कौन से इरिगेशन वाटर को, किस टाइप के इरिगेशन वाटर को हम एज इरिगेशन पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे। आपको ये एसएआर की वैल्यू दे सकता है, ये क्लासिफिकेशन दे सकता है। बात क्लियर है। तो याद रखना, 26 से ज्यादा वाले एसएआर वैल्यू को आप वाटर को नहीं लेते हैं इरिगेशन के पर्पज में। इन तीनों को ले सकते हैं, इन तीनों को लिया जा सकता है। अगला बोरॉन, अगला आता है आपका बोरॉन कंसंट्रेशन। अगला आता है बोरॉन। आप कहोगे कि सर बोरॉन कहां से पानी में आ गया, तो आप जरा सोच के देखो, जो आप लोग डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं कपड़े वगैरह धोने में, उसमें बोरॉन होता है। आपको पता होगा उसमें क्या होता है, बोरॉन। और बहुत ही खराब चीज होता है हमारे क्रॉप के लिए, तुरंत खत्म कर देगा, तुरंत मार देगा। ऐसे कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक चीज होती है, जहर कह सकते हो, बिल्कुल टॉक्सिक चीज होती है हमारे क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो डिटर्जेंट जो हम यूज करते हैं वहां से आता है। तो ऐसे कह सकते हैं जो हमारे बोरॉन है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 ppm। 2 ppm इसे mg पर लीटर भी बोल सकते हैं, mg पर लीटर भी बोल सकते हैं। तो याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बोरॉन कंसंट्रेशन, ये चौथा आई थिंक, बोरॉन कंसंट्रेशन हमारी 2 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक सभी का। इसी के बाद हो जाएगा आपका, ये जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है आपका सर्वे ही स्टार्ट करूंगा, परेशान मत हो जाना। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे,
उसके बाद से आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी पे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। जो हमारी वाटर होती है, अगर अब मैं बात करूं प्योर वाटर की, अगर मैं बात करूं प्योर वाटर की, तो आप लोग पढ़े होंगे जो हमारा प्योर वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कहा जाता है। किस कंडीशन में, याद रखना मैं कह रहा हूं बिल्कुल प्योर वाटर हो तब, ठीक है, ऐसे नहीं बोल देना कि किसी भी वाटर में, प्योर वाटर हो तब की कंडीशन की बात कह रहा हूं। लेकिन क्या होता है भाई, हमारे इन्वायरमेंट से कई सारे गैसेज हैं जो उससे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा भी लगे मारेगा झटका, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी वाटर जो यूज कर रहे हो वो किसी के रास्ते जा रही है, इन्वायरमेंट के रास्ते जा रही है, बहुत सारे केमिकल्स होंगे जो उसे रिएक्ट करेंगे, तो हमारी जो ईसी होती है, जो ईसी होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोला जाता है इसको, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कौन सा यूज करेंगे, तो ये आप पहली चीज इसका जो हम इसमें ये लिखेंगे, क्या बोलते हैं, जो वैल्यूज लिखेंगे किसमें लिखेंगे, वो लिखेंगे महो पर सेंटीमीटर, महो पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहां पे आपका क्लासिफिकेशन सेम चीज, क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं कितना होता है। पहला चीज, अगर मेरी कंडक्टिविटी 100 से 250 के बीच में है, 250 के बीच में है, इसको क्लासिफिकेशन किया गया है C1, मतलब लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है दूसरा, उसके बाद से आपका दूसरा आता है 250 से लेके 750 के बीच में, 250 से लेके 750 के बीच में C2, इसको क्या बोला जाता है, मीडियम, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मीडियम, मीडियम कंडक्टिविटी। उसके बाद से आता है आपका तीसरा, उसके बाद से आता है 750 से लेके 2250 के बीच में, 750 से लेके 2250 के बीच में, इसको बोला जाता है C3 हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका चौथा, ग्रेटर देन, ये जो इसी की वैल्यू है ग्रेटर देन 2250, उसको बोला जाता है C4 वेरी हाई। तो ये C3 यहां पे लिख दे रहा हूं, C3 और C4 को यूज नहीं किया जाता है, नॉट यूज्ड। क्लियर है, क्लियर है। यहां पे ये दोनों यूज नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये जो C3 है, ये C2 और C3 को हम अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दें, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दें, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। बट इन दोनों को ज्यादातर क्या किया जाता है, यूज नहीं किया जाता। और जो C4 होता है, C4 को तो कभी भी यूज नहीं कर सकते, नेवर यूज, C4 को कभी भी यूज नहीं किया जाता है, इससे बचा जाता है। इनको लिखिए, इनको समझिए पहले। आप कहोगे कि सर आपने कहा C3 और C4 को यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल, इससे हम बचते हैं, नहीं करते हैं यूज जनरली। लेकिन ऐसा हमारे पास कंडीशन आ जाए कि हमें यूज करना पड़े, तो C2 को और C3 को प्रॉपर ट्रीटमेंट देके हम यूज कर सकते हैं। C4 को कभी नहीं यूज किया जा सकता है। प्रीफर किसको करते हैं, C1 को। प्रीफर किसे करते हैं, C1 को। क्लियर है, क्लियर है यहां तक सभी को। यहां से क्वेश्चन बनेंगे ना जब आएंगे एक एक नंबर के, देखो कुछ नहीं है, एक दिन का लेक्चर है मुश्किल से मुश्किल इरिगेशन का, ठीक है। और यहां से अगर आपको 1 नंबर या 2 नंबर अगर मिल जाए ना, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। अगर आपको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के अगर 1-2 नंबर सिक्योर हो जाए, इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती है। बात क्लियर है। उसके बाद से आता है वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट में जो कॉमन डिफिनीशन है उनको देखते हैं। पहला जो डिफिनीशन है वो ये है, आप लोग पढ़े होंगे, ग्रॉस कमांड एरिया, इसको बोला जाता है GCA। अब ये क्या है, ग्रॉस कमांड एरिया। नाम से पता चल रहा है कोई ऐसा एरिया है जो पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है। ग्रॉस एरिया मतलब जितना भी एरिया है उस एरिया पे मेरा क्या है, कमांड,
कमांड मतलब मेरा अधिकार है, अधिकारित क्षेत्र है वो मेरा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेरा कोई एक जगह है, कई एकड़ होगा, ये कई बहुत बड़ा प्लॉट है एक, ठीक है, कोई एक एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है, कई एकड़ की जमीन है ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस पे मेरा पूरा अधिकार है, समझे ना, ये पूरा एरिया है, इस पे मेरा क्या है, पूरा का पूरा अधिकार है, पूरा इस पे मेरा कमांड है, अधिकार है, इसे बोला जाता है CGA, सॉरी GCA, ग्रॉस कमांड एरिया। ये क्या हुआ, पूरा एरिया लिया आपने, ये मेरे पे क्या है, ग्रॉस है, पूरा इस पे हमारा कमांड है, पूरा अधिकार है। अब इस पूरे एरिया में कुछ एरिया ऐसा होगा, कुछ एरिया ऐसा होगा जिस पे हम इरिगेशन नहीं कर सकते। मान लो ये एरिया है, यहां पे हमने इरिगेशन कर ही नहीं सकते, कोई ऐसी कारण है, या फिर मार्सी एरिया है, या फिर कोई और भी एरिया हो सकता है, उस पे हम कमांड है नहीं है, लेकिन ठीक है, ये एरिया जहां पे हम इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, यहां पे हमें क्रॉप नहीं हो सकती है, नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप्स, ये एरिया हमारे क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये जो पूरा एरिया है, इसको तो बोल दिया आपने ग्रॉस कमांड एरिया, लेकिन जो हमारा एरिया सुटेबल नहीं है, जो हमारा एरिया सुटेबल नहीं है, अगर उनको हम क्या कर दे, ठीक है, नीचे नहीं कर दे, ठीक है, जो हमारा एरिया ये सुटेबल नहीं है, अगर इनको घटा दें तो जो ये एरिया और देख रहे हो, इस एरिया को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है कल्चरेबल कमांड एरिया। आई थिंक यहां तक सभी को इसे बोला जाता है CCA, इसको बोला जाता है CCA। पहला था ग्रॉस कमांड एरिया, ये दूसरा है कल्चरेबल कमांड एरिया। मतलब वो एरिया अब कहां पे आप लोग इरिगेशन करोगे, जहां पे खेती करोगे, जहां पे आप क्रॉप उगाओगे, जहां पे आप खेती कर रहे हो, उसी को तो वो होता है आपका कल्चरेबल कमांड एरिया। मतलब जहां पे आप क्या कर सको, क्रॉप्स उगा सको, नाम ही है इसका कल्चर, जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप लोग खेती कर सकते हो, खेती करने के उपयोग एरिया, खेती करने के उपयोग एरिया। सराई चलेगा, अब इरिगेशन स्टार्ट हुआ था, हाइड्रोलॉजी भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद से आता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को जो हम देखते हैं, इसको IOI भी बोला जाता है, और इसको लिया जाता है इन परसेंटेज। किस में लिया जाता है, इन परसेंटेज। ये क्या वाला है भाई, ये क्या वाला है, तो ये वाला ये है कि जो भी हमारा कल्चरेबल एरिया है, जो भी हमारा कल्चरेबल एरिया है, उस क्रॉप को, उस वहां पे हमने क्या लगाया, क्रॉप है, CCA कल्चरेबल एरिया है, उसमें हमने क्या लगाया, क्रॉप। तो उसमें कितना वाटर की नीड है, उसमें नीड ऑफ वाटर कितनी है, उसे बोला जाता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में, ये समझ में आया नहीं आया, समझिए। कल्चरेबल एरिया कमांड एरिया था मेरा, उसमें मैंने क्या किया, क्रॉप उगाया, तो उसके एक जितना भी हमें वाटर की नीड रही, जितने भी वाटर की नीड रही, उसको क्या बोला गया, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। क्लियर है। अच्छा 2017-18 में 9 मार्क्स का आया था इरिगेशन, डरा रहे हो क्या? ठीक है, हर एक सीजन के लिए जितना भी हमारा डिफरेंट क्रॉप के लिए एक सीजन में डिफरेंट सीजन में जरूरत पड़ी वाटर नीड की, इसी ये क्या होता है, मेरा नीड होता है वाटर की, उसे बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। एक बार जरा आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ रहा मैं, एक बार देख ला रहा हूं सभी का कमेंट। चलिए सर, टॉपिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं अब। अच्छा रवि जी, हो सकता है ज्यादा आ रहा होगा, अभी मुझे वैसे मैंने देखा ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं यार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आया होगा, मान लेता हूं आया होगा, लेकिन मैं कहां कह रहा हूं, छोड़ रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी
एग्जामिनर के दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, कभी कभी तो सॉइल नहीं आता है, सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है, बीएमसी के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सब, अगर आपको सच में एग्जाम निकालना है, जॉब लेनी है, तो सब कुछ देखना पड़ेगा, क्लियर है। तो सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। चलिए आते हैं चौथा है आपका क्रॉप पीरियड। ये क्रॉप पीरियड क्या है समझिए, आपको नाम में लिखा है क्रॉप पीरियड। पीरियड मतलब टाइम या समय, और क्रॉप मतलब खेती, जो भी आप फसल ऐसे बोल लो, फसल। आपको हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो यहां पे मैं कह सकता हूं फसल और समय, दो चीजों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, मतलब क्रॉप और टाइम का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। तो मतलब अब ये क्रॉप होगा कहां, चलिए एक लाइन खींचता हूं मैं, एक लाइन खींचता हूं। यहां पे आपने क्या किया, इस पॉइंट पे आपने फसल को लगाया, मतलब क्या किया, प्लांटिंग किया। क्या किया यहां पे आपने, प्लांटिंग कर दी। यहां पे आपने क्या कर दी, प्लांटिंग कर दी, बात क्लियर है। और यहां पे आपने क्या कर दी, हार्वेस्टिंग। यहां पे आपने क्या कर रहे हो, प्लांट को, खेती को लगा रहे हो, सौ कर रहे हो, ठीक है, बीज को डाल रहे हो, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया, बीज डाला और यहां पे क्या किया, काट दिया। मतलब खेत में आपने बीज लिया, ठीक है, बीज को क्या किया, खेत में डाल दिया, और वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, अपने ग्रोथ करेगा, और एक समय बाद क्या होगा, उसको आपने क्या कर दिया, काट दिया। उसको क्या किया आपने, यहां पे हार्वेस्ट कर दिया, काट दिया। ये पूरा ड्यूरेशन जो कहलाता है, इसको बोला जाता है क्रॉप पीरियड। क्या बोला जाता है इसको, क्रॉप पीरियड। इसी में नेक्स्ट टर्म आता है आपका, यहां पे 5वां टर्म होता है बेस पीरियड। अब ये बेस पीरियड क्या बोला है, ये बेस पीरियड क्या है, तो ये होता है, ये एक टाइम होता है फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक, लास्ट वाटरिंग का टाइम। अब सिंपल सी बात है, कोई ऐसी प्लांट लगा रहे हो, मान लेते हैं यहां पे आपने प्लांट लगाया, कुछ दिन बाद यहां पे फर्स्ट वाटरिंग किया, और यहां पे आपने लास्ट वाटरिंग किया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये जो टाइम ड्यूरेशन देख रहे हो, इस टाइम ड्यूरेशन को बोला जाता है बेस पीरियड। क्या बोला जाता है, बेस पीरियड। बात क्लियर है। तो यहां पे एक चीज याद रखना कि कैलकुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कैलकुलेशन के लिए बेस पीरियड को किसके, क्रॉप पीरियड के बराबर ले लेते हैं, बट ये ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज के लिए अलग अलग डिफिनीशन है, ठीक है, हर चीज के लिए अलग अलग डिफिनीशन है। अगला यहीं पे रफ करके इसी में मुझे समझाना है, जो हमारा छठा है उसे बोला जाता है पेलियो इरिगेशन। क्या बोला जाता है, पेलियो इरिगेशन। पेलियो इरिगेशन। अब ये पेलियो इरिगेशन क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे हमने प्लांटिंग किया, 100 किया, बीज की बुआई की, इसको क्या बोलता है, बुआई से पहले हमारी अगर जो खेत है, जो हमारी खेत है, अगर मान लो प्रॉपर उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, प्रॉपर उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो उसके पहले आप क्या करते हो, यहां पे क्या किया आपने, इरिगेशन किया। तो इस इरिगेशन को क्या बोला जाता है, पेलियो इरिगेशन। मतलब सॉविंग से पहले, खेत में बीज डालने से पहले, प्लांटिंग करने से पहले खेत में जो आप पानी दे रहे हो, उसका नाम क्या होता है, उसको बोला जाता है पेलियो इरिगेशन। क्या बोला जाता है उसे, पेलियो इरिगेशन, ठीक है। बिफोर सॉइंग मतलब क्रॉप को खेत में बीज डालने से पहले जो आप इरिगेशन कर रहे हो, खेत को अब में पानी दे रहे हो, उसको क्या बोला जाता है, पेलियो इरिगेशन। उसके बाद से आता है कोर वाटरिंग, उसके बाद से आता है आपका 7वां कोर वाटरिंग। ये कोर वाटरिंग क्या बोला है, तो कोर वाटरिंग वो वाटरिंग जो आप प्लांटिंग के जस्ट बाद आपने दिया। मान लेते हैं यहां पे आपने कोई पानी दिया, भाई प्लांट आप लगाते हो, जैसे गेहूं की खेती होती है, गेहूं की खेती के कुछ दिन बाद आप क्या करते हो, फर्स्ट वाटरिंग देते हो,
मतलब फर्स्ट वाटरिंग, जो फर्स्ट वाटरिंग होता है उसको क्या बोला जाता है? कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग बोलते हैं या कोर पीरियड। यहां पे कोर गलत लिख दिया हूं मैं, यहां पे कोर होता है COR, कोर होता है COR। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? नहीं, फ्लडिंग को नहीं बोलते हैं, फ्लडिंग को बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यहां पे अगर किसी को डाउट है बेस पीरियड, कोर या फिर आपका क्रॉप पीरियड, पोलियो इरिगेशन या कोर वाटरिंग, इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो। कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर ये एक ही होता है। नहीं, एक ही नहीं होता है, लेकिन एक ही कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप क्या करते हो, ले लेते हो। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहां पे? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, यहां पे आता है एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा। सॉरी, डेल्टा। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा ऑफ क्रॉप क्या है इसको समझिए। डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या है समझो। मान लीजिए मेरा खेत है, इसमें क्या कर रहे हो आप? पानी दे रहे हो, वाटरिंग दे रहे हो, वाटरिंग कर रहे हो, इसमें पानी पूरा आपने डाला, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? कुछ सेंटीमीटर में पानी दे रहे होगे। आप क्या कर रहे हो? 2 घंटे की पानी दे रहे हो, सॉरी, क्या करते हो आप लोग? कुछ सेंटीमीटर में पानी देते हो। आप कहीं भी पानी चलाओगे कुछ सेंटीमीटर में आप पानी देते हो, ठीक है। कुछ सेंटीमीटर में, जैसे क्या करते हो, पानी चला दिया, देखते हो अच्छा इतना पानी होगा, इतना पानी दिया होगा। तो जितने भी आप सेंटीमीटर में पानी दे रहे हो ड्यूरिंग क्रॉप, जितने भी आप पानी दे रहे हो उनको सभी को क्या कर लो, जितने मान लो पहले पानी दिया 10 सेंटीमीटर का, उसके बाद से 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद से ऐसे ही देते गए। तो इन सभी को ऐड करने के बाद से मान लो आपका आया 25 सेंटीमीटर। क्या है आपका? 25 सेंटीमीटर। तो सभी को ऐड करने के बाद से ड्यूरिंग द क्रॉप जितना आपने पानी दिया उसको बोला जाता है डेल्टा। उसको क्या बोला जाता है? डेल्टा। यहां तक क्लियर है सभी को? इसके बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड में जितना भी आपने पानी दिया है उसको सेंटीमीटर में काउंट कर लो, तो वो कहलाएगा आपका डेल्टा। क्या कहलाएगा आपका? डेल्टा, ठीक है। अब सभी क्रॉप्स के लिए अलग अलग डेल्टा होता है, सारे क्रॉप्स के लिए अलग अलग डेल्टा होता है। इसको वाटर डेप्थ बोल सकते हैं कि हर एक टाइम पे वाटर डेप्थ जितना भी आपने दिया उनको ऐड कर लीजिए, वो कहलाएगा आपका डेल्टा। तो जो डेल्टा होता है वो हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। इधर दिख रहा होगा ना मैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्रॉप, ये पूछा जाता है, टाइप ऑफ क्रॉप और डेल्टा। पहला आपका शुगर केन, गन्ना, क्या बोलते हैं इसको? गन्ना। जो शुगर केन होता है इसकी जो वैल्यू होती है, डेल्टा होती है, वो होती है यूजुअली 120। कितनी होती है? 120। और मैक्सिमम होता है 300। मैक्सिमम कितना होता है? 300। याद रखना ये, ठीक है। यूजुअली 120 होता है लेकिन मैक्सिमम 300 तक भी हो सकता है ये, ठीक है। अगला होता है राइस। अगला होता है आपका राइस के लिए यूजुअली होता है 120। ये पूरा किस में लिख रहा हूं मैं? सेंटीमीटर में। याद रखना है पूरा सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम डेल्टा 250 सेंटीमीटर तक होता है। अगला होता है कॉटन। अगला होता है आपका कॉटन के लिए वैल्यू होती है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। यहां पे मैं सेंटीमीटर पहले ही लिख चुका हूं, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यू लिख रहा हूं मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूं। इसके बाद से अगला होता है आपका मैज मतलब होता है बाजरा एक खेती होती है, आप लोग उसकी रोटियां बनती हैं बाजरे की, देखे होगे। तो मैज की जो डेल्टा होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद से आता है आपका फूडर। क्या होता है आपका? फूडर मतलब चारा। जो आप गायों के लिए या जो भी आपके कैटल्स हैं उनको खिलाने के लिए क्या करते हैं? देखो गांवों पे चारा बोया जाता है, उसकी जो होती है डेल्टा, आपको मैं क्या बताया, आप खुद सोच के देखो, मैं कहा लगभग रोज उसमें पानी दे रहे हो, थोड़ा ही थोड़ा दे रहे हो लेकिन रोज दे रहे हो उसकी पूरे बेस पीरियड में। तो इसका जो चारे का जो वो होता है डेल्टा होता है, वो क्या होता है? सबसे ज्यादा 225
225 लिया गया है। उसके बाद से आता है आपका वेट। गेहूं, गेहूं की जो होती है, गेहूं में पानी की थोड़ा सा कम ही पानी में हो जाता है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसे याद रखना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, ये परेशान मत होइए। ठीक है, ठीक है। क्रॉप क्या? क्रॉप मतलब फसल, जो आप खेती कर रहे हो, जैसे गेहूं की खेती हुई, वो क्या है? गेहूं की क्रॉप है। क्रॉप ऑफ व्हीट, क्रॉप ऑफ व्हीट मतलब गेहूं की फसल। ठीक है, मैं देख नहीं पा रहा हूं कई लोगों का कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद से आता है ड्यूटी, यहीं पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, मैं चाहे रहने दो, लिखना है जिसको लिखेगा वो। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका ड्यूटी ऑफ क्रॉप। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। तो याद रखना, जो कैपिटल डी की जो वैल्यू होती है वो होती है डी इक्वल टू ए बाई क्यू, ए बाई क्यू। इसका डिफिनीशन मैं बता रहा हूं, इसका डिफिनीशन ये होता है कि एक क्यूमेक में, एक क्यूमेक मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड जो हमारी डिस्चार्ज है, एक क्यूमेक डिस्चार्ज में जितना एरिया हेक्टेयर में इरिगेट हो, उसको बोला जाता है, ड्यूटी, उसको बोला जाता है ड्यूटी। देखना, एक क्यूमेक में जितना एरिया मेरा इरिगेट हुआ उसको बोलेंगे ड्यूटी। बहुत ही सिंपल सा मतलब है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि एक क्यूमेक में जितना भी हमारा एरिया इरिगेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ड्यूटी। बहुत ही आसान सा है, कुछ भी इसमें लिखना समझना नहीं है। इसकी डिफिनीशन क्या, इसका ये क्या हो जाएगा? अगर मान लेते एरिया मेरा हेक्टेयर में है, ठीक है, और ये मेरा मीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर क्यूमेक में है, तो क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हो जाएगा हेक्टेयर पर मीटर क्यूब सेकेंड, या फिर इसी को कई जगह क्यूमेक भी लिखा रहता है, कई जगह क्यूमेक भी लिखा रहता है। तो इसकी यूनिट, डेल्टा की यूनिट सेंटीमीटर होती है। सिंपल सी बात है, डेप्थ सेंटीमीटर या मीटर में होगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा आपको, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप मिलेगा आपको। ठीक है, उसको इंस्टॉल करिए और उसमें साइन अप करिए जाके। साइन अप करने के बाद से आएगा आपका यूट्यूब फ्री पीडीएफ। ठीक है, उसमें जाइएगा, उस सेक्शन में जाके आप लोग को इजीली सब सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा वहां पे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कर दीजिए, जितने लोग नए जुड़ते जा रहे हैं लाइक करते जाना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। उसके बाद से आपका आता है इनके बीच में रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, रिलेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, उसका डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दे रहा हूं। डेल्टा इक्वल टू होता है 8.64 बी इन डिवाइड बाई क्या? डी, डिवाइड बाई क्या? डी। यहां पे जो डेल्टा है वो है मीटर में, ठीक है, वो किसमें है? मीटर में। याद रखना, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। बी है आपका डेज में, ठीक है, और जो डी है ये है हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ठीक है, अगर यही चीज डेल्टा इक्वल टू, अगर ये क्या करे सेंटीमीटर में रखे तो हो जाएगा 864 बी डिवाइड बाई डी। यहां पे क्या है? डेल्टा जो है वो है सेंटीमीटर में, बी है डेज में, ठीक है, और डी है आपका हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? 1 बजे तक क्लास है, 1 बजे तक क्लास है आज। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसे याद रखना। अगर आप एक ही याद रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये याद रखना जब पॉइंट लगा रहता है तो ये चीज आपकी किस में होती है? मीटर में होती है, और जब यहाँ पॉइंट नहीं लगा रहता है तो ये किस में हो जाती है? सेंटीमीटर में हो जाती है। बस इतना याद रखना, आपका काम हो जाएगा। और बहुत ही आसान सा इस पे न्यूमेरिकल बनता है, बहुत ही इजी सा। चलिए और भी सारी चीजें देखते हैं, और भी सारी चीजें देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा क्या है? ये है मेरा रिवर। रिवर से क्या निकली?
रिवर से यहां पे निकली, मान लें यहां पे निकली आपकी मेन कैनल, ठीक है। मेन कैनल से आपकी क्या हुई, मेन कैनल आगे बढ़ती गई, आगे क्या हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटरी कैनल आया, उसके बाद से क्या आया आपका, उसके बाद से वाटर ड्रेनेज जो भी आपका यहां पे बढ़ते जा रहा है, और यहां पे आपका क्या है, खेत है, यहां पे आपका क्या है, फील्ड है। मुझे एक बात बताइए, यहां पे अगर मैं कहूं D1, यहां पे कहूं मैं D3, D2, और यहां पे आपका D3, और यहां पे आपका D4, समझिएगा इस बात को। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैं कहूं कि D, अच्छा एक बात बताओ, ये यहां से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, यहां से क्या हो रहा होगा, वाटर डिस्चार्ज होगा, यहां ए क्या है, कांस्टेंट है, तो डी की वैल्यू क्या होती है, ए बाई क्यू। तो आपको नहीं लग रहा, आपको यहां पे नहीं लग रहा कि यहां पे डी जो होगी, यहां पे जो डी होगी वो क्या होगी, यहां पे डी होगी क्या होगी, इनमें अगर मैं रिलेशन लिखूं तो आप बता दो, यहां पे वाटर का इवेपोरेशन हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, यहां पे क्या होगा, वाटर कम होता गया होगा, इवेपोरेशन की वजह से पानी क्या हो रही होगी, पानी की लॉसेज हो रही होंगी, पानी की लॉसेज होगी, यहां पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको नहीं लग रहा कि जो D1 है ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो क्या वैल्यू होगी, ज्यादा होगी, मतलब D3 से D2 से कम होगी, ऐसे ही ये D3 से कम होगा, और ऐसे ही D4 से कम होगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। क्लियर है सारी चीजें। आपको यहां पे एक चीज समझ में आया कि जब हम फील्ड की तरफ, मेन रिवर से, मेन चीज से अगर हम फील्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो जो हमारी ड्यूटी होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज करती रहती है, वो इंक्रीज करती रहती है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, क्लियर हो गया यहां तक। कमेंट कर दो एक बार, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जिसको नहीं क्लियर होगा दोबारा से बता दूंगा मैं। जिसको नहीं क्लियर है दोबारा से पूछ लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं। यहां पे मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फील्ड है हमारा, यहाँ पे हमें क्रॉप लगाना है, समझिए इस बात को। तो हमारे अंदर इसमें भी क्या होगा, पानी भरा होगा पूरा। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लाइन खींच रहा हूं उनको समझाने के लिए, ठीक है। वीडियो बहुत यहाँ पे वो लेट आता है क्या, 30 सेकंड लेट होता है। चलिए यहाँ पे आ जाइए सभी लोग। देखिए अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे क्रॉप को लगाना है, तो पानी की इंटेंसिटी कब कब हमें यहाँ पे इसको इरिगेट करना पड़ेगा, कब कब पानी हमें इसे देना पड़ेगा, उसी की स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो स्टडी क्या होता है, देखिए एक होता है परमानेंट वेटिंग पॉइंट, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, परमानेंट वेटिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जहां से पानी एक्सट्रैक्ट किया जा सके। कहां से पानी एक्सट्रैक्ट किया जा सके, यहां से। ये हमारे लिए होती है अवेलेबल वाटर। इसके बीच में हमारा क्या है, वाटर जो है वो क्या है, अवेलेबल है। यहां तक क्या मेरा अवेलेबल वाटर है। उसके बाद से इसके बीच में जितना भी वाटर है मेरा, ये कहलाता है कैपिलरी वाटर भी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी फिनोमेना सभी ने पढ़ रखा हो पहले से ही, कैपिलरी फिनोमेना सभी ने पढ़ रखा होगा। ये क्या है, ये वाटर ये है कि जो हमारा इसमें भी वाटर होगा, लेकिन ये प्लांट हमारा, इसके जो रूट होगा कैपिलरी की सहारे तो खींचेगा, लेकिन ये हमारा अवेलेबल नहीं होगा। इसको बोला जाता है
हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि हमारा यूज के लिए नहीं है, अनअवेलेबल वाटर। मतलब ये वाटर तो है यहां पे, ऐसा नहीं आम वाटर नहीं है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हमारा क्या, प्लांट। तो इसलिए अनअवेलेबल वाटर इसको हमने बोल दिया, अनअवेलेबल वाटर हमने बोल दिया। एक लाइन और होती है यहां पे, इसको थोड़ा और ऊपर बना दे रहा हूं मैं, यहां पे मेरा प्लांट, ठीक है। इसके ऊपर एक और लाइन होती है जिसके हम बोलते हैं ऑप्टिमम, ध्यान देना ये इसके नाम में ही मतलब है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो हमारी ये वाटर है ये जल्दी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है रेडियली अवेलेबल वाटर। बात क्लियर है? मतलब यहां से पानी को एक्सट्रैक्ट करना हमारे प्लांट के लिए और ही इजी हो जाएगा, और ही इजी हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है आपके एफसी। ये क्या है? एफसी क्या है आपके लिए? ये जो है फ्रीक्वेंट इरिगेशन के लिए जो भी हमारा वाटर की हमारी क्या है यहां पे अवेलेबिलिटी है, इसको ये डिनोट करता है। मैं डायरेक्ट ही तो बता दे रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट आपको यहां पे फॉर्मूला बता दे रहा हूं, यहां से बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहां से DW की जो वैल्यू होती है, जो हमारी वाटर की नीड होती है DW की, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं। कई लोग कह रहे हैं सर ये सारी चीजें हैं, ठीक है, और सही बात है, ये आएगा भी नहीं उतना आपका, ठीक है। तो जो DW की वैल्यू होती है गामा डी डिवाइड बाई, इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं, DW, ठीक है, इनटू D इंटू FC। ये किसके लिए है? इसके लिए है, FC के लिए। अगर यहीं पे हमें कैलकुलेट करना है तो ये आएगा, जहां पे कैलकुलेशन होती है वहां के लिए। अगर मैं यहां पे AW मतलब अवेलेबल वाटर की बात करूं, अगर मैं अवेलेबल वाटर की बात करूं, कभी कभी इसी को DW बोला जाता है। अवेलेबल वाटर की डेप्थ जो होती है वो होती है गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू FC माइनस PWD, FC माइनस PWD। इसको कभी कभी AW ही बोला जाता है, लेकिन AW होता है अवेलेबल वाटर, इसको बोला जाता है अवेलेबल वाटर, डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर। ये क्या है? जो आपकी डेप्थ है वाटर की। अगर यहां पे रेयरली, यहां पे मैं चौथा फॉर्मूला लिख रहा हूं, रेयरली अवेलेबल वाटर, सॉरी रेडियली अवेलेबल वाटर की बात की जाए तो वो होता है गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी FC माइनस, कहां पे ये OMC, तो OMC। तो सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। अगर मेरी DW यहीं की बात करें, ठीक है, फ्रीक्वेंट के लिए बात करें तो सिर्फ FC से मल्टीप्लाई करेंगे। अवेलेबल वाटर से बात करें तो FC माइनस अवेलेबल वाटर कहां तक है? PWD तक है, तो यहां से इसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अवेलेबल वाटर की बात करें तो OMC है, तो इसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियली अवेलेबल वाटर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो रूट जोन किसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है? रूट जोन किसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है? तो यहां से पानी को ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है परमानेंट वेटिंग पॉइंट से, परमानेंट वेटिंग पॉइंट से, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, यहां से न्यूमेरिकल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। उसके बाद से इरिगेशन एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसी को डिनोट किया जाता है कुछ इससे, ठीक है। पहला आता है वाटर कन्वीनियंट, ठीक है। देखो वाटर को क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो, कन्वे कर रहे हो, तो वही चीज होता है वाटर
कन्वीनियंस एफिशिएंसी, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा सी से। ठीक है, ये क्या हुआ, क्लियर है यहां तक? यहां पे देखिए, मान लीजिए यहां पे मेरा वाटर बॉडी है, समझो आप सभी लोग समझ लोगे, यहां पे वाटर यहां पे है मेरा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि यहां से मुझे कहीं, यहां पे मेरा इरिगेशन फील्ड है, यहां पे मुझे इरिगेट करना है, यहां से पानी जो लगेगा, यहां से जाने में क्या होगा, कुछ एवापोरेशन होगा। सिंपल से ऐसी बात तो नहीं है, यहां से मैंने अगर पानी दिया तो हमारे फील्ड में उतना ही पानी जाए, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, ये मैम क्या ये है, क्या है ये H1, क्या दिक्कत है, क्या पूछना चाह रहे हो? ठीक है, कम से कम पूछा करिए तो सही चीज पूछा करिए, क्या पूछ रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे आप इतना कमेंट मत करो, ठीक है, और लोग भी हैं, उनके डाउट्स भी आते हैं, ठीक है, आप कमेंट करते रहोगे, उनका डाउट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्या पूछ रहा है लड़का? पूछना चाह रहे हो आप? चलो पहले, अगर पिछला नहीं आएगा तो आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी पूछ लो क्या पूछ रहे हो आप। चलिए आज यहाँ पे वाटर कन्वेंस का, वाटर एंटरिंग इन मेन चैनल, जो यहाँ पे मेन चैनल में वाटर इंटर कर रहा है और वाटर कहां पे जा रही है, हमारी फील्ड पे, इनका जो रेशियो होता है वो होता है एनसी। मतलब वाटर कहां पे जा रहा है, पहले फील्ड पे, कहां पे, वाटर सप्लाइड टू फील्ड डिवाइड बाई वाटर एंटरिंग इन मेन कैनल इन 200। ये जो रेशियो होता है ये कहलाता है वाटर कन्वेंस रेशियो। ठीक है, बात समझ में आया? तो समझने की कोशिश करिए, यहां पे वाटर इंटर हो रहा है, यहां पे हमारा वाटर यहां पे सप्लाई हो रहा है, इनके बीच में कोई लॉसेस हुआ होगा, वो हमारा जो रेशियो होगा वो हमारा कहलाएगा वाटर कन्वेंस फैक्टर। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं तो ऐसे कहो ना, एक बार रिपीट करने के लिए, तो कहां से रिपीट करूं? आप कमेंट करने में लगे होगे तो कहां से समझ में आएगा चीजें? ठीक है, या वाटर कन्वेंस जो हमारा होता है, कन्वे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या होगा, वाटर लॉस होगी, हो सकता है सीपेज हो सकता है इवेपोरेशन हो, कुछ ना कुछ की वजह से क्या होगा, वाटर कम होगा ना। तो हमारा ये 100% तो वैसे ही नहीं दिख रहा है, बहुत ही रेयर केस है। तो कितना होगा वाटर कन्वेंस? तो वाटर जो कि हमारा सप्लाई हो रहा है फील्ड में, हमारा फील्ड में, डिवाइड बाई जो वाटर यहां पे हमारा जा रहा है। मान लीजिए यहां पे 130 जा रहा होगा, यहां पे 100 भी जा रहा होगा, तो इनका रेशियो हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 130 इंटू 100। ये हमारा कहने का मतलब था सिर्फ। ठीक है, बस यही था। तो आप ऐसे कहो ना कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तब समझ में आएगा। उसके बाद से आता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। दूसरा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को एन से ही डिनोट कर दे रहा हूं मैं। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ये होती है आपकी NA। ठीक है, अब NA क्या है? अब एक बात बताओ, यहां पे हमारे फील्ड में तो पानी आया, मान लो ये मेरा फील्ड है, ठीक है, यहां पे मेरी क्रॉप्स लगे हुए हैं, यहां पे तो हमारा फील्ड में आया, वाटर सप्लाई किया गया फील्ड में, लेकिन क्या हमारे पौधे जो हैं, जो हमारे पेड़ हैं, जो हमारे वहां पे क्रॉप्स हैं, क्या उनको पूरा का पूरा मिल गया? क्या वहां पे हमारा पूरा का पूरा मिल गया? तो इसमें जितने हमारे इसके रूट में जितने वाटर स्टोर्ड हुए और जो हमने पानी यहां पे लगाया, इसी का रेशियो कहलाता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। मतलब वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाई वाटर सप्लाई टू फील्ड इनटू 100। ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा वाटर एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी।
वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। बहुत ही आसान सा ये, ठीक है। अब कहोगे सर कि एक बात बताओ मुझे कि हम तो पानी यहीं यूज कर रहे हो, तो वो पूरा का पूरा क्यों नहीं हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ से कुछ पानी बह भी तो गया होगा, यहाँ से पानी हमारा कुछ बह भी तो गया होगा, तो इसी को माइनस कर देते हैं, इसी को माइनस कर देते हैं। अगर नहीं बहा होगा पूरा, वो अप्लाइड कर दिए होगे तो वो आ जाएगा 100%। अदरवाइज जो हमारी लॉसेज हुई होंगी उनको क्या कर दो, घटा दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगला देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा तभी अगला आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तीसरा है आपका वाटर स्टोरेज, तीसरा वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। इसको कहा जाता है NS से डिनोट किया जाता है, NS से डिनोट किया जाता है। अब यहां पे क्या है भाई, ये मेरा खेत है, इसमें हमारा प्लांट लगा हुआ है, जो भी हमारा क्रॉप है, इसमें वाटर अप्लाइड तो कर रहे हो, लेकिन इसमें कुछ नेसेसरी भी तो होगा। तो ये होता है वाटर अप स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाई वाटर जो हमारी क्या है, नीड है, जो हमारी क्या है, नीड है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर रूट जोन बिफोर एरिगेशन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी मतलब वाटर में क्या, यहां पे क्या था, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, यहां पे भी है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, लेकिन यहां पे क्या है, वाटर सप्लाई भी फील्ड में, और यहां पे क्या हुआ, वाटर कितनी रिक्वायर्ड थी, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद से अगला आता है, इस पे न्यूमेरिकल आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ND, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये होता है आपका ND का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस स्मॉल d डिवाइड बाई कैपिटल D इंटू 100। अब ये स्मॉल d क्या है, कैपिटल D क्या है, ये समझिए। जो स्मॉल d होता है इसको बोला जाता है एवरेज ऑफ समेशन ऑफ मतलब जो हमारा एवरेज आ रहा है, मतलब मान लो कि हमारा ये ऐसे कुछ है, तो हमारा पानी ऐसे समझो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पानी ज्यादा लगा, यहाँ पे पानी क्या लगा, कम लगा, यहाँ पे कुछ कम लगा, इनका एवरेज डेप्थ निकाला जाता है। क्या करते हैं, एवरेज डेप्थ, ठीक है, एवरेज समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन यहां पे लिख दे रहा हूं, बिटवीन किसके बीच में, ये डेप्थ ऑफ एवरेज डेप्थ टू एक्चुअल डेप्थ। ये क्या कहलाता है मेरा, ये कहलाता है ये स्मॉल डी क्या है, एवरेज समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एवरेज डेप्थ, ठीक है, टू एक्चुअल डेप्थ। मतलब हर जगह क्या हुआ होगा, अलग अलग डेप्थ में पानी लगा होगा, अलग-अलग डेप्थ में पानी लगा होगा। इसमें समझो कि इसका डेप्थ कुछ और होगा, इसका डेप्थ कुछ और होगा, इसका डेप्थ कुछ और होगा। मान लेते हैं इसका डेप्थ आया 5 सेंटीमीटर, इसका आया 10, इसका आया 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, 5 + 10 + 5 डिवाइड बाई 3। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका समथिंग, मान लो यहाँ पे 6 ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 21, तो 7 सेंटीमीटर एवरेज आया। तो हर जगह अब इसका डी कितना होगा, इसका डी होगा 7 में से 5 घटा दो, 7 में से 5 घटा दो, एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है ये, ठीक है। इसके लिए कितना होगा, तो 10 में से 7 घटा दो। इसके लिए स्मॉल डी कितना होगा, तो 7 में से 6 घटा दो, 7 में से 6 घटा दो। ये होता है आपका स्मॉल डी। इनको क्या कर दो, सभी को सम कर दो, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो। क्लियर है यहां तक सभी को समझ में आया। ये स्मॉल डी जिसको नहीं समझ में आएगा न्यूमेरिकल में गड़बड़ी करेगा, वो न्यूमेरिकल में पक्का गड़बड़ी करेगा। कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, तो कैपिटल डी है
एवरेज ऑफ, जो भी हमारा एवरेज है, जो भी हमारा एवरेज है, एवरेज ऑफ पेनिट्रेशन या एवरेज डेप्थ ऑफ, एवरेज डेप्थ ऑफ क्या है, ये पेनिट्रेशन, जो भी हमारा पानी लगा हुआ है इसका एवरेज, जो हम एवरेज निकाले थे ना वो कैपिटल डी है और स्मॉल डी है, सबके लिए जो हमने अलग अलग निकाल के दिखाया, सबके लिए अलग अलग जो हमने निकाल के दिखाया। तो यहां से भी क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, मैं बता रहा हूं इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। कैसे पूछा हुआ था, आई थिंक ये 10 दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था, 21 कुछ भी दे दे, उसको क्या करो एवरेज निकालो, सभी को ऐड कर दो, सभी को क्या कर दो ऐड कर दो, डिवाइड में जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा कैपिटल डी, वो आ जाएगा कैपिटल डी। और सभी के लिए अगर स्मॉल डी निकालना है तो क्या करोगे, सभी का सम कर दोगे, तो क्या करोगे कैपिटल डी माइनस 10, ठीक है, प्लस कैपिटल डी माइनस जो भी 21, ऐसे करके सभी को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो स्मॉल डी निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। यहां तक सभी को, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, किसी को इसमें अभी तक पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए नहीं पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरुण जी शायद आपको पता ही नहीं है, मतलब आप इस चैनल पे नए हो, अरुण जी आप इस चैनल पे नए हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं डिजाइन। अब आपके लिए मजा के लिए क्या किया जाए, आप बताओ, आपकी मजा के लिए क्या किया जाए। देखिए आप लोग को रिवाइज करना है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, 4 साल की पढ़नी है तो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, चीजों को समझ में आ रहा है। बाकी अगर किसी को तेज लग रहा है तो बताइए, अगर किसी को लग रहा है बहुत फास्ट हो रहा है तो पहले ही बता दो, एक बार सभी लोग बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर फास्ट हो रहा है तो स्लो हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डियर थोड़ा सा बोरिंग होगा, एरिगेशन ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा बोर हो जाता है आदमी, ठीक है, तो परेशान मत, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, पूरा थियरी है इसमें, बात समझ में आ रही है, थियरी में थोड़ा सा होता है, ठीक है। थियरी में थोड़ा सा हो जाता है। एमजे जी आप परेशान मत होइए, यहाँ पे अगर आए हैं ठीक है, खाना खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत होइए। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, आप खाना खाकर बैठिए, आप खाना खा लीजिए, आपको शायद ज़रूरत है, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, डिजाइन ऑफ कैनल, डिजाइन ऑफ कैनल, ठीक है, डिजाइन ऑफ कैनल। समझो इस बात को, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं।
डिजाइन ऑफ कैनल क्या है कि कोई भी आप नहर देखे होंगे, नहर कई टाइप की होती है। अगर मैं इसके प्रॉपर्टी की बात करूं तो दो टाइप की मेनली होती है, एक होती है लाइंड, एक होती है अनलाइंड। लाइनिंग क्या होती है, जो अनलाइंड होती है उसको आप सिंपली अर्देन कैनल भी बोल सकते हैं। मिट्टी से बना हुआ नहर, मिट्टी से बना हुआ, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ नहर, वो नहर कहलाती है मेरी अर्देन कैनल। अब समझो इस बात को, ठीक है। अब इस बात को समझिए कि भाई अर्देन कैनल में ऐसा क्या था कि हमें लाइनिंग करनी पड़ी, उसको रिजिड बनाना पड़ा। तो जो हमारी अर्देन कैनल होती है उसमें बहुत ही मेजर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्कोरिंग प्लस सिल्टिंग, जिसकी वजह से उसकी जो बेड होती है इरोट होती है। इरोट मतलब स्कोर हो रही है, ठीक है। उसकी जो सॉइल होती है क्या होती है, इरोड हो जाती है। सिल्टिंग, वही सॉइल कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, इकट्ठा भी होगा, उसको बोलते हैं सिल्टिंग। जिसकी वजह से उसकी बेड क्या होती है, चेंज हो जाती है। जिसकी वजह से उसकी बेड क्या होती है, बेड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसकी बेड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ, लाइनिंग करना क्यों पड़ा भाई? सिंपल सी बात है, स्कोरिंग हो रही है, सिल्टिंग हो रही है, यहाँ पे सीपेज की भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई। सीपेज की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। आपके भी पता है सीपेज कैसे होता है, सीपेज के बारे में सॉइल में पढ़ रखा होगा आपने। सीपेज क्या होती है कि पानी हमारे सॉइल मास से क्या करे, पास कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या कहलाती है, सीपेज कहलाती है, ठीक है। सीपेज हो रही थी, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम थी हमारी अर्देन कैनाल में। इसी चीज को हमें रोकना है, तो रोकने के लिए क्या किया मैंने, लाइनिंग कर दिया। लाइनिंग कैसे होती है, कंक्रीट कर दो भाई। कंक्रीट से क्या करो, उसको बढ़िया से उसको रिजिड कर दो, ठीक है। स्कोरिंग और सिल्टिंग रुक जाएगा, सीपेज भी रुक जाएगा। दूसरा कंक्रीटिंग कर सकते हैं, या फिर ब्रिक या फिर स्टोन का भी यूज किया जा सकता है, लाइम का यूज किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से इन सभी चीजों को रोका जा सकता है। इसी को बोला गया लाइनिंग। क्लियर है? इसके बाद से आपका आता है, अगला आता है आपका अर्देन कैनल। अर्देन कैनल के बारे में यहाँ पे दो हमारे आए, दो रूल बहुत ही, दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका कैनेडीज थियरी, और दूसरा है आपका लेसी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्या हुआ, जो कैनेडी थे ये पंजाब में थे। पंजाब में एक अबरबादी एक मिनट, अपर बारी डॉब कैनाल है, डैम है, वहां पे ये थे। वहां पे क्या थे। तो यहां पे इन्होंने देखा कि कोई भी जो हमारी नहर है उसमें सिल्टिंग वगैरह नहीं हो रही है, पहले से रिजिड है, पहले से क्या हमारी रिजिड है। तो उसके कंडीशन में इन्होंने थियरी दिया, उसके कंडीशन में इन्होंने क्या किया, ठीक है। यहां पे इन्होंने थियरी दिया कि स्कोरिंग, इन्होंने कहा स्कोरिंग और सिल्टिंग नहीं होती है। किसने कहा, कैनेडी ने कहा स्कोरिंग और सिल्टिंग नहीं होती है। और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया क्रिटिकल वेलोसिटी का। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हुई, वी नॉट का जो फॉर्मूला इन्होंने दिया, ये कहा C1m/c2 होगा। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, सिर्फ इतना फॉर्मूला दिया, समझना इस बात को। इन्होंने सिल्टिंग स्कोरिंग के बारे में कुछ नहीं कहा, और इन्होंने क्या किया, एक क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दे दिया कि भाई ये होगा, ठीक है। और ये कहा गया इसमें जो m है,
m है, इसको बोला गया रीजन फैक्टर। इन्होंने कहा रीजन फैक्टर। और ये जो फैक्टर है, इसके बारे में मैं बताता हूं कोई चीज। इन्होंने कहा जो हमारी पंजाब रीजन की, जो हमारी पंजाब रीजन में जो हमारी कैनाल है उसकी m की वैल्यू 1 रखो, m की वैल्यू 1 रखो। और जो हमारी क्या हुई, जो हमारा था आपका केस 2, जो कि हमारा क्या था प्लेन एरियाज, ठीक है, जो हमारी गंगा बेसिन बोला गया, इसे गंगा बेसिन। जैसे कि गंगा बेसिन यूपी बिहार से होके हुए क्या करती है, निकलती है, उस कंडीशन में बोला गया कि ये वैल्यू आपकी m जो होगी लेस देन 1 होगी, दूसरा हुआ आपका सदर्न पार्ट के लिए वैल्यू m की जो वैल्यू दिया इन्होंने 1 से ज्यादा रखा। किससे ज्यादा रखा, 1 से ज्यादा रखा। और जो यहां पे C1 की वैल्यू देखा, ये कांस्टेंट है, C1 की वैल्यू रखा इन्होंने 0.54 और C2 की वैल्यू रखा इन्होंने, बहुत ही आसान सा है, C2 की जो वैल्यू रखा इन्होंने रखा 0.64। तो यहां पे डायरेक्ट आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें m की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, किसके लिए, कैनेडी का है। ये आपकी फॉर्मूला पता होना चाहिए। m क्या है, रीजन फैक्टर है। पंजाब एरिया के लिए क्या हुआ, m की वैल्यू 1 रखा गया। गंगा बेसिन के लिए m लेस देन 1 रखा गया और सदर्न पार्ट के लिए ग्रेटर देन 1 रखा गया। C1 की वैल्यू 0.45 और C2 की वैल्यू 0.64 सॉरी ये 55 है, 0.55 और C2 की वैल्यू 0.64 रखा गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बढ़ा जाए आगे। और कोई भी अलग तरीके से इन्होंने कोई भी फॉर्मूला और नहीं दिया, इनका खुद का कोई और फॉर्मूला नहीं है। बाकी आप जो भी है वो सारा कुछ बहुत ही इजी वे में चला गया इनका, ठीक है। क्लियर है यहां पे सभी तक का। ये क्यों ये ऐसा हो रहा है, ये बफर हो रहा है क्या वीडियो? चलिए ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। इतना याद रखना, इतना सफिशिएंट है कैनेडी से, और कैनेडी से और लेसी से आने के जो चांसेज है बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद से आता है आपका लेसीज थियरी। लेसीज थियरी क्या है भाई? लेसीज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि स्कोरिंग और सिल्टिंग ना हो सकता है कि होगी, बिल्कुल होगी। आप कहीं पे भी देखना, कहीं पे अगर आप जाते हो तो देखते हो क्या हो कि स्कोरिंग और सिल्टिंग होगी ही होगी। क्या होता है, अर्दन पार्ट होता है, कुछ इस तरीके की नहर होती है, बाद में यहां से इरोड होकर आपका क्या होता है, मिट्टी यहां पे जमी होने लगती है, यहां पे मिट्टी कुछ ऐसे जमा हो जाता है। तो जो यहां पे मिट्टी कट रही है, मिट्टी के कटाव को बोला जाता है स्कोरिंग, ठीक है। और जो यहाँ पे मिट्टी जम रही है इसको बोला जाता है सिल्टिंग। तो इसमें इन्होंने लिया और कहा 3 तरीके का क्या बनाया, इसने रेजिन बनाया। पहला इनिशियल रेजिन, ठीक है। इनिशियल रीजन में क्या कहा इन्होंने ये कहा कुछ ऐसा जिससे कि हमारा पहला रीजन ऐसा रीजन जो कि ना सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी, नॉट सिल्टिंग नॉट स्कोरिंग, ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा ये तो पहले वाला ही हो गया, मतलब इसमें हमारा लेसी थियरी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? लेसी थियरी नॉट एप्लीकेबल, इसके लिए लेसी थियरी नॉट एप्लीकेबल है। सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि सिल्टिंग और स्कोरिंग होगा, उन्होंने कहा, लेसी ने कहा कि सिल्टिंग स्कोरिंग होगा। 3 रीजन दिया, एक रीजन है इनिशियल रीजन जिसमें इन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, हर एक चीज अनअफेक्टेड रहेगा, हर एक चीज अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है। मतलब सिल्टिंग स्कोरिंग होगी ही नहीं, सिल्टिंग स्कोरिंग होगी ही नहीं। उसके बाद से आता है आपका फाइनल, उसके बाद से आता है आपका दूसरा फाइनल रीजन।
अब इसमें क्या वाला था, उसमें सब कुछ कांस्टेंट कर दिया, ना बेड स्लोप चेंज हो रहा है, ना ही आपकी डेप्थ चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें डेप्थ और पेरीमीटर, ठीक है, डेप्थ प्लस पेरीमीटर, इसमें क्या होगा, डेप्थ और पेरीमीटर फ्री होगा, फ्री टू चेंज, फ्री टू चेंज। मतलब ये दो चीज तो चेंज हो सकता है, ये दो चीज चेंज हो सकता है, बाकी और चीज क्या होगा, नहीं चेंज होगा, बाकी और चीज क्या होगा, नहीं चेंज होगा। मतलब जो भी हमारा बेड स्लोप होगा या फिर हमारा एरिया होगा, वो कोई भी चीज आपका चेंज नहीं होगा, नॉट चेंजेस, नॉट चेंजेस। इस टाइप के रीजन को बोला गया फाइनल रीजन, फाइनल रीजन। बात क्लियर है, इस टाइप की कंडीशन को क्या बोला गया, फाइनल रीजन। ये बहुत ही आइडियल कंडीशन बन जाता है, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं आप लोग कि ये क्या है, आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन। और आइडियल कंडीशन, अब एक बात बताओ, आप कह रहे हो डेप्थ चेंज होगा, पेरीमीटर चेंज होगा, लेकिन स्लोप और एरिया नहीं चेंज हो रही है, ये क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन को फाइनल रीजन बोला गया, और ये कहा गया कि जो हमारी फाइनल रीजन होगी, तो आपको नहीं लग रहा है कि इसके लिए सिल्टिंग नहीं होगा। क्लियर है। अगला मैम, ठीक है, अगला आता है आपका ट्रू रीजन। ट्रू, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें कहा गया, गलत लिख दिया यहां पे, इसमें कहा गया कि हर एक चीज, ठीक है, फिक्स अमाउंट पे, कोई भी चीज हमारी क्या है, फिक्स अमाउंट पे हमारी क्या हो रही है, चेंजेज हो रही है, स्कोरिंग और सिल्टिंग हो रही है, तो उस कंडीशन को बोला गया ट्रू। मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज चेंज हो सकती है। मतलब जो भी वहां पे रिस्ट्रिक्टेड था वहां पे सब हट गया, यहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ, पेरीमीटर, आपका बेड स्लोप, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो इस को बोला गया रीजन। और यहां पे एप्लीकेबल है, यहां पे आपका एप्लीकेबल है क्या, लेसी थियरी, लेसी थियरी इसके लिए क्या है आपका एप्लीकेबल है। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला डिजाइन प्रोसेस देखते हैं, फॉर्मूले देखते हैं। ये रीजन था आपका सारा लेसी थियरी का। पहला होता है आपका सिल्ट फैक्टर, पहला होता है आपका सिल्ट फैक्टर। सिल्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल f इक्वल टू 1.76 रूट में DMM, DMM। क्लियर है। क्या है यार, ये आपका क्या लगा हुआ है, पढ़ना नहीं चाहते हो तो यार चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मत किया करो। ये क्या कर रहे हो, लगातार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो, नहीं रहने दीजिए, ठीक है। यहां पे याद रखें सिल्ट फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो 1.76 रूट में DMM, ठीक है। ये जो हमारी DMM क्या लिखे, ये साइज ऑफ DMM यहां पे लिख दे रहा हूं। DMM क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल इन mm। हाँ, मेरे पास कुछ समय के लिए लैपटॉप नहीं था, चला गया था, वो एक्चुअली में कुछ दिक्कत हो गई। तो अगर आपको कोई डाउट पीछे में था तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, दोबारा से प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे पास 5-6 मिनट तक का नहीं था, ठीक है। किसी का डाउट मैंने नहीं देख पाया। दूसरा क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी V0 जो होती है वो याद रखना आपका होता है QF स्क्वायर डिवाइड बाई 140 की पावर 1/6, 1/6, ठीक है। यहां पे Q है डिस्चार्ज,
क्यू है डिस्चार्ज, एफ है शील्ड फैक्टर, बाकी सब आपको पता ही है। ठीक है, वी नॉट क्या है, वी नॉट है क्रिटिकल वेलोसिटी, वी नॉट क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी। किसको पूछना है कुछ? अगला है आपका हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस आपको पढ़े होंगे, हाइड्रोलिक रेडियस ए बाई पी होता है, उसको मैं बता दे रहा हूं, आर, आर इक्वल टू होता है आपका 5 बाई, याद रखना इस वैल्यू को, ये कई बार पूछा हुआ है, ये और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 5/2 वी स्क्वायर डिवाइड बाई एफ, वी स्क्वायर डिवाइड बाई एफ। अब यहां पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, सिंपल सी बात है, डी दे देगा आपको, ये डी दे देगा और कहेगा शील्ड फैक्टर बता दो, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी कई बार पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला कई बार डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देते हैं कभी कभी। यहां पे डी दे देगा और क्यू दे देगा, क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एफ निकालना पड़ेगा, क्यू भी इसमें पुट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। अगला है आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर पी, पेरीमीटर पी जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4.75 रूट में क्यू। क्या करेगा, कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा लेसी से बताओ या कैनेडी से बताओ, आपको सीधे डिस्चार्ज देगा और कहेगा वेटेड पेरीमीटर बताओ, वेटेड पेरीमीटर बताओ। तो कई लोग सोचने लगेंगे यार वेटेड पेरीमीटर जो होता है वो सिर्फ क्यू के आधार पर हम कैसे बता सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ये रखना, डायरेक्ट आपका निकल के चला आएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। उसके बाद से आते हैं हम बेड स्लोप पे, उसके बाद से आते हैं बेड स्लोप पे। तो जितना हो सकता है आज खत्म करने में उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या करना नहीं समझ में आएगा दोबारा से रिपीट करके देख लेना वीडियो, बात क्लियर है। उसके बाद से आता है आपका बेड स्लोप। बेड स्लोप का जो वैल्यू होता है वो होता है एस इक्वल टू याद रखना एफ की पावर 5/3 डिवाइड बाई एफ, देखना यहाँ पे एफ की पावर कितनी है, 5/3 है, याद रखना, ठीक है, डिवाइड बाई 3340। ये वैल्यू बहुत ही कैलकुलेटिव है, वैल्यू पहले से ही उन्होंने दे रखा है कैलकुलेट करके, आपको कुछ नहीं करना है। क्यू की पावर 1/6, क्यू की पावर 1/6, ठीक है। नॉमिनल स्क्वायर डेप्थ कितना होगा, नॉर्मल स्क्वायर डेप्थ कितना होगा भाई, तो ये जो वैल्यू होगी नॉर्मल स्क्वायर डेप्थ की जो वैल्यू होगी, इसको बोला जाता है आर डैश। आर डैश की वैल्यू भी पूछा जाता है, ये होता है 1.35, ये बहुत आसान है, 1.35 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एफ की पावर 1/3। अब कई लोग कहेंगे सर ये स्मॉल क्यू को क्या वाला है, तो ये स्मॉल क्यू होता है जो ये होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, मतलब Q इक्वल टू हो सकता है कैपिटल Q डिवाइड बाई बी, कैपिटल Q डिवाइड बाई बी। चलिए क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ तक सारा मैंने बता दिया, ये आपकी जितनी भी थी, ठीक है, सारे फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका यही दो ही थियरी दिया गया है, ठीक है, अर्धन कैनाल के लिए जो भी था लेसी और कैनेडी ने दिया। उसके बाद से आता है आता है लाइन कैनाल की जरूरत क्या पड़ी, इसकी एडवांटेजेस क्या है, इनको पढ़ लेते हैं। लाइन कैनाल से आपकी सीपेज नहीं होगा, ठीक है, सीपेज पे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, कंक्रीट लगा दोगे तो सीपेज नहीं होगा ना। दूसरी चीज
दूसरी चीज होगा आपका प्रिवेंट हो जाएगा आपका प्रिवेंटेड वाटर लॉगिंग। ठीक है, वाटर लॉगिंग क्या होता है कि जैसे कि कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, क्या फिर से, अभी तो स्टार्ट ही कर रहा हूं, फिर से क्या कह रहा था मैं, कह रहा था कि सीपेज हमारा कंट्रोल हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग जो हो रहा है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी जो चीज होगी वो क्या होगी, फ्लड ड्रेनेज, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा, फ्लड ड्रेनेज एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब पानी सब कुछ मिला जुला के जो मेरी वाटर है वो क्या हो जाएगी, वो सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। चलिए बस आज की क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लाइट आउट कट गई और नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कल से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, शुरू से देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का।